नमस्कार बिहार। नमस्कार पुष्यमित्र जी। और हमारे अभी जो कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हम तमाम लोगों को अभी स्वागत करते हैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन की इस खास चर्चा में। पिछले चर्चा में हम लोगों ने कोरोना के इस काल में और इलेक्शन को लेके बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से हम लोगों ने लोगों से अपील की थी। नेताओं से अपील करने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने लोगों से अपील की थी कि मास्क पहने, मास्क जरूर लगाएं। आज हमारे ही जो कंस्टिट्यूंसी के जो हमारे एमएलए थे, मंत्री भी रहे हैं अभी, कपिल कामत जी, उनका देहांत हो गया है। हम श्रद्धांजलि देंगे, देते हुए बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी इस कोरोना काल की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में यह याद रखने की जरूरत है कि आखिर हम किस कॉस्ट पे ये जमहूरियत का जो ये जश्न हम मना रहे हैं, उस जश्न को हम किस कीमत पे मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ताज्जुब की बात तो ये मुझे तब लगता है जब सारे नेता जो खुद मास्क नहीं पहन रहे हैं और लोगों को भी एक तरह से मास्क न पहनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, कि उनकी भीड़ में, उनकी रैलियों में, उनके नॉमिनेशन करने की जो प्रक्रिया है उसके साथ में जो लोग जुटते हैं, वो किसी को मना नहीं करते हैं कि अपने मास्क क्यों नहीं पहना है, या किसी को ये अपील नहीं करते हैं। देखिए, लाखों करोड़ों रुपया खर्च होना है इस इलेक्शन में। इंडिविजुअल जो कैंडिडेट हैं उनके तरफ से भी, सरकार के तरफ से भी, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मामले में भी, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ढेर जगह पैसा है। इलेक्शन कमीशन के जो आज हम एक न्यूज़पेपर देख रहे थे, उसमें एक खबर थी कि लगभग जो बजट है, एस्टिमेट है, उससे डबल खर्च होने वाला है। ये हमारा आपका पैसा है जो खर्च हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि कोविड के इस परिस्थिति में एक सुचारू इलेक्शन कैसे हो, एक साफ सुथरा इलेक्शन के लिए किस तरह के व्यवस्था बने, किस तरह से लोग जाएं, लोग आए। अगर इलेक्शन कमीशन ने एक बिहार के एक वोटर्स के लिए मास्क से लेके, किट से लेके, हैंड ग्लव्स तक की सारी व्यवस्था की है, तो क्या हम लोग अपने तरफ से इतना तो कर सकते हैं कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के भाषण में जाएं, हम लोग उनकी बात सुने, हम लोग उनकी बात को चर्चा करें। लेकिन इतना तो जरूर बनता है कि हम लोग अपनी हिफाजत जरूर करें, कम से कम एक मास्क जरूर पहने। हाँ सर, आ कम गए। से कम वो नेता जो हैं वो इस तरह से आग्रह करें कि भाई कम से कम एक सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। जो एक आदमी, एक तरह से आप बिहार में देखिए कि जो जिस तरह की हालत बनी थी थोड़े दिन पहले जब वो पीक था बिहार का, आप देखिए किस तरह से कोलाहल की थी वहां पे हर जगह से, किस तरह से कोहराम मचा हुआ था। हॉस्पिटल के अभाव में, एक केयर के अभाव में, नर्सिंग स्किल के अभाव में, एक गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में किस तरह का माहौल था, और हम लोग इतनी जल्दी भुला दिए जबकि कोरोना हर के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, कोई चला नहीं गया है। तो इस तरफ इस हालत में हम लोगों को कम से कम एक सादर निवेदन होगा कि लोग इस चीज को समझे, इस चीज के इस अपील को समझे कि भाई आपको अपनी हिफाजत करते हुए समाज की हिफाजत करनी है, लोगों की हिफाजत करनी है। हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान हैं, पुष्यमित्र जी हैं, और अभी जुड़ने जा रहे हैं हमारे प्रीतम जी, प्रोफेसर हैं भी कॉलेज के। पुष्पेंद्र जी पत्रकार हैं, वरिष्ठ और काफी मशहूर लेखक हैं बिहार के। और चर्चा हमारा पलायन का दर्द है, और इस पलायन की दर्द को हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा नहीं करने जा रहे हैं हम लोग, इस पलायन दर्द को एक तरीके से समाज के बीच में, और खास करके अपने पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के जो मैनिफेस्टो बनाने वाले लोग हैं उनके बीच में, पॉलिसी मेकर्स के बीच में, इस बात को लेके कहीं हम लोग उनको नोक करना चाहते हैं कि बॉस, आप जिस चर्चा को लेके बिहार में इलेक्शन कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चर्चा ये माइग्रेशन की, पलायन की कहीं से छूट गई है। तो ये पलायन का क्या दर्द है, ये आप उनसे पूछें जो 1500 किलोमीटर चल के मुंबई से, थाने से, पुणे से चल के अपने अपने गांव, सीमांचल के इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में और कई जगह पे वहां पर पहुंचे थे।
अब वो फिर वापस चले गए हैं, कैसे चले गए हैं ये नहीं पता बिहार में लोगों को, वो चले गए हैं। तो ये जो पलायन का दर्द है, वो किस तरह से पलायन का दर्द हमारे समाज ने, हमारे लोगों ने झेला है, और इसको लेके किसी को चिंता नहीं है, कहीं कोई बात नहीं बन रही है, कहीं कोई आवाज नहीं आ रहे हैं। अगर सीएम के कोविड के समय में उनका जो ये नारा था, जब वो हमारे 25-26 लाख मजदूर वापस आए थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे दूध रोटी खाएंगे लेकिन बिहार में ही रोजगार करेंगे, बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। तो पुष्पेंद्र जी, मेरा सीधा सा सवाल आपके लिए है कि इस पलायन के दर्द को बिहार के आप आदी हो गए हैं क्या, हम लोग ये जीने की अभ्यस्त हो गए हैं क्या? पुष्पेंद्र जी। सबसे पहले मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और आप लोगों के बीच मुझे बात करने का अवसर मिला है। और मुद्दा पलायन का है जो बिहार से जुड़ा हुआ है। अभी हाल ही में मेरी एक किताब आई है रुकतापुर, और संयोग से उसका विषय भी पलायन ही है। तो पलायन का एक विषय है, हालांकि और भी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन पलायन पर मैंने ज्यादा बात की है। तो सबसे पहले हम लोगों को बिहार के संदर्भ में समझने की जरूरत है कि आखिर हम लोग पलायन को किस रूप में देखते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि मार्च 2020, अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहारी तो अपने हुनर के कारण बाहर सम्मान पाते हैं और पलायन में कोई बुराई नहीं है। अब हम लोगों को पलायन को उस रूप में देखना नहीं चाहिए। उसके ठीक बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि बिहारियों में इतनी प्रतिभा है कि चांद पर भी नौकरी मिलेगी तो वो जाकर नौकरी ढूंढ लाए। तो एक तरफ तो पलायन को इस नजरिए से देखने की परंपरा रही है कि पलायन जरूरी है और पलायन में कोई बुराई नहीं है, आखिर लोग नौकरी चाकरी करने के लिए ही जाते हैं। लेकिन क्या बिहार के लोग जो जगह जगह जा रहे हैं पलायन करने के लिए, वो कितना उचित है, कितना उसके प्रतिभा का सम्मान हो रहा है, कितने सम्मानित तरीके से लोग उसको ले जा रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए। ठीक एक महीने पहले जब मार्च में उन लोगों ने, दोनों नेताओं, बड़े नेताओं ने, बिहार के दो सरकार के दो बड़े घरों ने ये टिप्पणी की थी, एक महीने पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस के मुंबई में एक संस्था है, उसने बिहार और यूपी के लोगों के पलायन पर एक बहुत गंभीर अध्ययन किया था, और वो अध्ययन बहुत विस्तृत था। तो काफी बड़ा उनका सैंपल था, कई जिलों में उन्होंने अध्ययन किया, और उस अध्ययन से जो जानकारी निकली उसमें ये पता चला कि बिहार में हर दूसरे परिवार का कोई न कोई व्यक्ति पलायन करता है। पलायन करता है तो किसी न किसी काम से ही करता होगा। उसमें फिर एक रोचक जानकारी ये थी, जो हम लोग के लिए बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। उसने कहा कि लगभग 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो पलायन करने वाले लोग जो है असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करते हैं। असंगठित क्षेत्र का मतलब ये है कि वो उनको जो उनका मालिक ठेकेदार जो भी पैसा दे देता है वही उनकी मजदूरी है, उसमें कोई नियम कानून कायदा नहीं है, कहीं बढ़िया नौकरी नहीं उसको मिल गई है या पीएफ वगैरह नहीं करता है, वो बिल्कुल ऐसा ठेका मजदूरी टाइप का काम करता है। उसकी औसत मजदूरी उस संस्था ने सर्वे में बताई 26,000 कुछ रुपये सालाना। अब आप समझ लीजिए कि 26,000 औसत सालाना मजदूरी का मतलब बनता है कि बमुश्किल 2-2.25 रुपये महीना। तो हम लोगों के बिहार का हर दूसरे परिवार का व्यक्ति अमूमन पलायन कर रहा है रोजी रोजगार के लिए, और उसको कितना मिलता है, 2.25 रुपये प्रति महीना। हम लोग अपने बिहार में 2.25 रुपये प्रति महीना भी लोगों के लिए इंतजाम नहीं कर पाते हैं, मजबूर होकर लोगों को वहां जाना पड़ता है। पुष्पेंद्र जी, मैं एक मिनट रुकना चाहूंगा कि हमारे बीच में अभी प्रीतम जी जुड़ गए हैं। प्रीतम जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। प्रीतम जी, बिहार में की बा, बिहार ठीक बा? अभी बिहार में अभी, हाँ हाँ, बिहार के संबंध में विनोद बाबू मैं यही कहना चाहूंगा, जो विश्व विस्तृत भारत का खंडित बिहार है,
झारखंड मंडित हुआ अब दंडित बिहार है ना। प्रीतम जी, तो जी अभी जो है बिहार में मैं आप अच्छा म्यूजिक भी करते रहे हैं, आप अच्छे लेखक भी हैं, आप अच्छे पत्रकार भी हैं, अच्छे लोक कलाकार भी हैं। तो बिहार में अभी जितना म्यूजिक सिस्टम में अभी देख रहा हूँ कि एल्बम सब निकल रहा है, एक में एक जगह आया पहले एक सीरीज की बिहार में की बा, अब ये आ गया है नया सीरीज की बिहार में ई बा। तो बिहार में की बा से लेके बिहार में ई बा और क्या है बिहार, इतनी चीजें होती रही है। जी और जो चर्चा है उसको एक मजाक बना दिया गया है। बिहार जी में की बा कहने वाले लोगों को ये पता होनी चाहिए कि बिहार में क्या नहीं है। जी जो लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में की बा, वो बिहार की उस संस्कृति, बिहार के उस जो इंटेलेक्चुअल राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो बिहार का है उसको शायद भूल गए हैं। ये बिहार तो आज से नहीं, सदियों से, आप ये कह सकते हैं कि हजारों हजार साल की जो संस्कृति है इस सनातन की, और उससे पहले की भी कोई परंपरा रही होगी, वैदिक परंपरा की बात मैं आप करूं, उस परंपरा में भी बिहार ने अपना एक सर्वोच्च स्थान लिया था। वेद के ऋचाओं के कि जितने भी वेदांत हुए वो इसी बिहार के और मिथिला रीजन से बने थे। इसी जी बिहार हाँ में गौतम बुद्ध, इसी बिहार में महावीर से लेके जितने भी टॉप से लेके और आज तक की हालत आप भी देखें, इसी बिहार के तो विद्यापति है, इसी बिहार के तो आपके हमारे महेंद्र मिसिर हैं, कि विदेशिया से लेके बटोहिया तक सब कुछ तो इसी बिहार में सब कुछ रचना हुई है। तो ये बिहार में क्या नहीं है कि जो कहने वाले हैं कि बिहार में की बा, उनके लिए जवाब आया कि बिहार में ई बा। तो बिहार में तो ये चीजें होने के बाद भी प्रीतम जी जी 40 से 45 लाख मजदूर अप्रवासी हमारे जो हैं अभी बाहर बिहार से जाते हैं, चाहे वो दिल्ली आते हो, पंजाब जाते हो, और जगह पे जाते हो। तो बिहार में इतना बा, फिर ये 50 लाख हर साल के जो ये पलायन का एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है बिहार में, उसके दर्द को आपने देखा है। आप गांव में रहते हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसा क्यों है कितने लोग पलायन कर जाते हैं? जी विनोद बाबू, एक रहीम की पाती याद आती है, जो धनी रहीम जलपंक हुए लघुजी पियगत पियत अघाय उदधि बराई को करे जगत पियासत जाए। हमें बिहार में कमी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब राजनैतिक दुर्मंशा के शिकार में हमारे बिहार में बाहर के बावजूद भी हम लोग अब कराह रहे हैं कई तरह से। क्यों? तो मानसिकता में इतनी राजनैतिक दुर्भावना और दुर्मंशा प्रवेश करती जा रही है, जो हमारा बिहार में जो बहार है उस बहार को अब लूटने के लिए चारों तरफ से, माने कहा जाए, जो खुरापातियों का दिमाग हमारे संस्कार को भी बर्बाद कर रहा है। अब काबा का माने बिहार में काबा एक प्रश्न चिन्ह, हम पलायनवादी होते जा रहे हैं। और गांव की बात जो उठती है तो अब नारायण भरोसे ही सब है। इसलिए कि एक कहता है जो पाप का पलायन, हमारे यहाँ जो पलायन एक पाप है, इसका जिम्मेदार हम लोग सभी के सभी हैं। एक ईश्वरवादी परंपरा को हम लोग ढोते आए हैं, और यह एक नारायण भरोसे जो आवागमन मिटाकर बंदे होवे पाप पलायन भजु मन नर नारायण। हम लोग केवल अब भगवान भरोसे जीने का आदती हो गए हैं और भाग रहे हैं। इसलिए कि राजनैतिक दुर्मंशा के शिकार हमारे समाज में बहुत कुछ केवल परंपरा को ढोते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक जो विकास है, तकनीकी विकास है, वो समाज में नहीं मिल पा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों का दुर्मंशा का शिकार हमारे गांव के लोग पलायनवादी होते जा रहे हैं। रोजगार मुहैया तो सरकार के तरफ से बहुत मिलती है। अच्छा, मैं प्रीतम जी जी मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा, पुष्यमित्र जी जी हमारे शायद नेटवर्क से कट गए हैं। मैं आपको याद जी दिलाना चाहूंगा, आप तो बहुत सोशल रहे हैं। बिहार में लगभग 3 तरह के पलायन हुए हैं।
सदियों माने अंग्रेज के जमाने से आप अगर देखें तो अंग्रेजों के जमाने में बिहार से जो कहते थे ना, गोरखपुर जो है उस समय में एक डिपो हुआ करता था, लेबर डिपो बनाया गया गोरखपुर को। जी। मैं पिछले इलेक्शन कवर किया तो मैं इसी लेबर डिपो को ढूंढने गया था गोरखपुर, और मैं ये जानना चाहा कि पूरे पूर्वांचल में, अगर हम लोग पूर्वांचल में ही आते हैं अंग्रेज के सीमा जी नक्शा हाँ में, जी। तो उस पूर्वांचल का जो लेबर डिपो था उसका मतलब ये था कि सबसे जो सस्ता मजदूर का जो इलाका है वो हम लोगों का वो पूरा इलाका चुना गया था बिहार का, जी जी और हाँ उसको ये डिपो बनाया गया। और उस डिपो से अंग्रेज जो है हमारे मजदूर हमारे जो भाई हैं उनको अलग अलग कंट्रीज में वो ले गए, मॉरिशस से लेके गोवाना से लेके अलग अलग कंट्रीज में, फिलीपींस में, कई जगह पे जहां जहां अंग्रेज का उपनिवेश था यहाँ वहां ये जिसमें सबसे मजदूर ज्यादा, गए। हाँ, वही जी जी। आदिवासियों का भी दल समूह सब जाता था लेकर के। हाँ, हाँ तो हाँ। वो जो जब हमारे मजदूर राजकुमार गए जी। वो एक दौर रहा। उसके बाद का जी जो दौर आया वो आया कि जब पंजाब में और हरियाणा में और ऐसे जगहों में ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ में एग्रीकल्चर में काफी इन्वेस्ट हुआ, और एग्रीकल्चर जो है उसको लेके मजदूरों की वहाँ कमी थी, तो अपने यहाँ के मजदूर जो है वो वहां पे जाने लगे। फिर उनका वो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उसके बाद आप समझिए कि साउथ इंडिया तक जी ये मजदूर जो है वो पहुंचने लगे। इसके बाद ये थर्ड फेज जो आया, वो थर्ड फेज आया है जब ये शहरीकरण शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद, जब जी जो ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में आया और इकोनॉमी थोड़ा सा लिबरल इकोनॉमी का ये सारा कुछ बना, ताना बाना सब बुना गया, तो शहरों में इन्वेस्टमेंट हुआ, शहरों में बड़े बड़े मकान ये सब बनने लगे, इंडस्ट्रियों की सारी चीजें होने लगी, तो गांव जो है वो खाली होता गया और शहर की तरफ लोग चलते गए। तो पहले होता क्या था प्रीतम जी कि शहर में जो अकुशल मजदूर, जो अनस्किल्ड मजदूर जिसको आप कहें, तो वो तो सीजन में गए और वापस आ जाते थे, लेकिन बाद में अल, लोगों ने उसमें से लोगों ने आना जो है वो शहर में छोड़ दी, माने गांव की तरफ आने का जो उनका एक चेन था वो टूट गया। वो लोगों ने जी शहरों में ही रहना अपने को मुनासिब समझा, वो झुग्गियों से लेके, और बाकी अगर स्किल हो गए, उनके बच्चे पढ़ लिख गए तो उनका अपना सोशल स्टेटस बनता गया और उस तरह से वो अपने को जगह बनाते गए समाज में। तो एक शहरीकरण का दौर था। लेकिन बिहार की जो हालत मैं देखता हूँ इस बार का जो कोरोना था वो एक तरह से एक्सपोज कर दिया। लालू जी जी के 15 साल में बिहार के लोग जो सिस्टमेटिक पलायन करते गए, एजुकेशन खत्म हो गया, लोगों का एजुकेशन मिलना बंद हो गया, लोगों का क्वालिटी एजुकेशन आज तक नहीं हो पाया। आज भी आप कई यूनिवर्सिटी के आप देख लें, आप खुद प्रोफेसर हैं, कोई करिकुलम जो है कहीं का जो है वो सत्र सही समय पे नहीं चल रहा है। उस नहीं बिहार में चल अपने बच्चे को लोग क्या पढ़ाएंगे? उनका अभी अगर आप बिहार के गार्जियन का आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसका एजुकेशन पे है। एक सिर्फ आप एक कोचिंग के नाम पे कोटा में आप देख लें तो प्रीतम जी 90% स्टूडेंट आपके बिहारी मिलेंगे कोटा में। जी हाँ इंजीनियरिंग का आप अगर एडमिशन का देख ले तो 90% स्टूडेंट आपके बिहारी हैं हर जगह, चाहे वो साउथ इंडिया में हो, महाराष्ट्र में हो, इवन की यूपी के कॉलेजेस में हो, आपको मैक्सिमम बिहार के ही बच्चे मिलेंगे। तो क्या इस 30 साल के रीजन में कभी इस माइग्रेशन की जड़ को समझने की कोशिश नहीं हुई क्या? मैं आपसे जानना चाहूंगा। असली बात है ये जो अभी आपने जो बताया है वास्तव में सही बिंदु को आपने छुआ है। यहाँ पर अल्पकालीन पलायन और दीर्घकालीन पलायन, शहरीकरण, हमारे यहाँ के जो बच्चे जो ड्रॉप आउट होकर के जो रह जाते हैं, कुछ माने गरीबी के कारण या सामाजिक माने जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम लोग सभी के सभी जिम्मेवार भी हैं, और सामाजिक अशिक्षा का जो दुष्प्रभाव है जिससे कि पढ़ाई बीच में छोड़ करके बहुत से बच्चे कम उम्र में ही कैशोरावस्था को ही ढोते हुए पलायन करते हैं, अल्पकालीन पलायन। वहाँ अब शहरी चकाचौंध को देखते हुए कुछ वहाँ टिक जाते हैं। अब रही बात, वहाँ धीरे धीरे वहाँ के होतने लगते हैं और कुछ समय तक अपने आप को वहाँ पे मन घुल मिल करके वहीं के हो जाते हैं।
यहाँ उनका सामाजिक जो जुड़ाव था उससे उसकी दूरी हो जाती है। फिर भी यहाँ के बच्चे जो अच्छे स्किल वाले होते हैं, पढ़ लिख करके जो बाहर जाते हैं, वहां पे सांस्थिक जो शुल्क है दोहन के रूप में भी अपने आप को उस दोहन को स्वीकारते हैं। और अपने यहाँ उसकी व्यवस्था नहीं है जिसमें सरकार की सारी जिम्मेवारी होती है। अभी जो आपने यूनिवर्सिटी का करिकुलम का जो सवाल उठाया है, कहीं से भी वो गलत नहीं है। आपका सवाल एकदम 100% सही है। हम लोग सही करिकुलम समय पर पकड़ नहीं पाते हैं, सत्र पूरा नहीं कर पाते हैं, सत्र में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। लेकिन समय के आधार पे हम लोगों को कई विषमताओं से भी जूझना पड़ता है, कई आपदाओं से भी जूझना पड़ता है। अभी कोरोना से जूझते हुए बिहार बोर्ड से लेकर के यूनिवर्सिटी तक छात्रों की पढ़ाई तो हुई नहीं तालाबंदी लॉकडाउन में, फिर भी उनको परीक्षा की क्षतिपूर्ति समय के अनुसार उनको दिया गया है, प्रमोट किया गया है। लेकिन उसका जो टैलेंसी का जो डेवलपमेंट था वो तो नहीं हो पाया। तो उनकी शिक्षा जो वह तो उनकी शिक्षा तो बाधित रह ही गई। पलायन के बावजूद भी जो बाहर के हमारे अंतर्राज्यीय यूनिवर्सिटी में या अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में या उस इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ के जो बच्चे जाते भी हैं, तो कई तरह के आर्थिक बोझ को सहते हुए और वहां के दोहन को स्वीकारते हुए वहां तो शामिल हो तो जाते हैं, लेकिन फिर भी इस पलायनवादी परंपरा में अपने आप को असंतुष्ट हो पाते हैं और वहां सेट सूट नहीं कर पाती है वहां की शिक्षा। लेकिन फिर भी वो असंतुष्टि के दौर में भी अपने आप को वहां पर माने असहमति व्यक्त करते हुए भी उसको स्वीकारता है और प्रीतम जी हो पाता है। प्रीतम जी तो बिहार में काबा और बिहार में ईबा में, तो बिहार में काबा भी अपनी जगह पे सही है। हाँ, और बिहार में ईबा हठवादी ज्यादा है, हठवादिता बिहार में ईबा तो ये भी सही है। अब देखिए कि बिहार में आपने अभी बहुत बढ़िया कहा कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, और मैं तो देख के हैरान हूँ कि कई यूनिवर्सिटी में 2017-18 से अभी तक सत्र भी जो है वो नियमित नहीं हो पाया। एक आध यूनिवर्सिटी आप छोड़ दें तो हर साल पेपर भी नहीं बच्चों को ले पाते हैं। आखिर इसी मजबूरी जो भी रही हो, लेकिन बिहार में आप सोचिए कि डेवलपमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। बिहार में आपके यहाँ पिछले 5-6 साल में 2 एम्स खुले हैं के लिए ये बताया गया है। ये आप देखिए IIM के इंस्टीट्यूट आए हैं। इतने बड़े बड़े संस्थान के बाद में आप नए मेडिकल कॉलेज सब इतने खुले हैं। इसके बाद में अगर आप देखिए कि बिहार की छवि में तो ऐसा एक मेडिकल कॉलेज अगर इस कोरोना काल में अगर आप देखिए, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट खुला, या पटना मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट खुला, या आपका दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल था इतना बड़ा, लेकिन जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो रखरखाव होना चाहिए, जो ये सारी चीजें नहीं हो पाई और चीजें बिखरती गई। एजुकेशन का भी कमोबेश वही हालत है कि आप सोच लीजिए कि पिछले 15-20 साल में 25 साल में कोई नया कॉलेज नहीं खुला है, और जो पुराने कॉलेज हैं वो जैसे तैसे चल रहे हैं। आप इस दौर में कितना स्टूडेंट पॉपुलेशन बढ़ा होगा, आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, उस स्कूल को मिडिल स्कूल बनाया गया और वो हाई स्कूल बन गया। लेकिन आप ये अपग्रेडेशन तो हुआ, लेकिन आप सोचिए कि एक इलाके में एक छोटा सा स्कूल खुला और उसी स्कूल में आपने इतना सारा कुछ बच्चों को आपने डाल दिया, उस बच्चे को वहां बैठने की जगह नहीं है। किसी को पता है कि इस दौर में कम से कम 10 से 15 गुना पॉपुलेशन बढ़ा है पिछले 25 से 30 साल में। उसके हिसाब से क्या स्कूल खुले, कॉलेज खुले, यूनिवर्सिटी बनी, तो फिर ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए हम ये सब खाली प्रॉब्लम पे नहीं आएंगे, हम लोगों के पास सॉल्यूशन भी होना चाहिए। प्रीतम जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नहीं मैं थोड़ा लाइट मूड में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ जो लोकगीत है, उस लोकगीत के परंपरा में
विदेशिया और बटोहिया का जो सबसे फेमस था, बाबू रघुवीर का जी देखें या महेंद्र मिश्र जी का देखें, एकदम ऐसे ऐसे लोग थे जो परदेसी को लेके, विदेशिया को लेके, बटोहिया को लेके अपनी कमाल की रचना सब की है और उस दुख को, उस दर्द को बयां की है। प्रीतम जी कुछ आप सुनाइए कि हमारे गांव में जब परदेसी जाते हैं, उनका घर परिवार अकेला होता है या वो जो जद्दोजहद संघर्ष करती है घर की महिलाएं गांव में, और पति प्रदेश में है, और वो सब सारे चीजें जो है वो बिहार में अभी भी है। वो 100 साल पुरानी कहानी हम बिहार में अपने पड़ोस में अड़ोस में आज भी देखते हैं। इसमें कुछ अगर आपकी कोई रचना हो या आपका कोई गीत हो तो प्रीतम जी हम लोग को सुनाइए आज। बड़ी अच्छी बात बताई है आपने। एक भावनात्मक यहाँ पर पति पत्नी में जो विचार चल रहा है, जो कि अभाव में हम लोग अपने स्वभाव को क्यों बिगाड़ें, इसीलिए हम मुझे जाना होगा परदेश। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी कहती है यदि आप परदेश जा रहे हैं तो जरा ध्यान रखिएगा गांव को भी। आखिर गांव छोड़ के प्रदेश चला जाइएगा तो गांव में हमारे लिए क्या रहेगा। तो कहा कि आशा और विश्वास का हमारा समाज, हमारी सामाजिक संरचना है वो तो रहेगा। चाचा है, काका है, बाबा है। तो कहा बिना आपसे तो सब सुना रहेगा। फिर देखिए इसका हुए कहता है जो अपना गामे के सुंदर बने भाई सहरिया ना जेब। अरे वाह। अपना गामे के सुंदर बने भाई सहरिया ना जेवे, हे धनिया सहरिया ना जेवे। खेत में लगे भाई सहरिया ना जेवे, पर्यावरण के बचे सहरिया ना जेवे। अपना गामे के चिक बने भाई सहरिया ना जेवे। अच्छा, ग्रेट। जो भावनात्मक एक लगाव बनाते हुए फिर जाने का मन, पलायनवादी मन होते हुए भी फिर अपने गांव की, जो भारत की आत्मा गांव में बसती है ना। तो माने सुमित्रानंदन पंत की पाती याद आती है, जो भारत माता ग्राम वासिनी। तो वास्तव में भारत की आत्मा गांव में बसती है। इसी भावना से एक पति पत्नी का जो यह मनोविनोद जो चल रहा है, सही बड़ा भावनात्मक संवाद। जो अपना गामे के चिकन बने हुए सहरिया ना जेवे, गाछ वृक्ष लगे हुए सहरिया ना जेवे, पर्यावरण के बचे हुए सहरिया ना जेवे। कितनी मार्मिकता को यहाँ पति पत्नी के जुगल संवाद में माने प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा प्रीतम जी, मैं आपके ही इस कविता से मुझे याद आया कि हम पिछले इलेक्शन में सीमांचल के सहरसा मधेपुरा की तरफ थे। मैं वहां गया था, मुझे सौभाग्य मिला था वहां जाने का। मैं हैरान हुआ कि वहां एक ट्रेन चल रही थी, उसका नाम था पलायन एक्सप्रेस। अच्छा जी, ट्रेन का नाम ही पलायन एक्सप्रेस हो गया है। और वो जो अपने यहाँ लालू जी जब रेल मिनिस्टर थे तो ये बिहार के लोगों पे बड़ा उपकार किया कि उन्होंने श्रमजीवी एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, वो इस तरह के कई एक्सप्रेस जो मधेपुरा, सहरसा, बिहार, मधुबनी इस तरह से चलने लगी थी। मतलब ये था कि सरकार जो है इस व्यवस्था में कि आप मजदूरों के लिए ट्रेन दे दिए, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो मैं पलायन एक्सप्रेस को पहली बार तो नाम सुना तो मैं थोड़ा सा अचरज हुआ कि इसका नाम पलायन एक्सप्रेस किसने दिया भाई। और उस पलायन एक्सप्रेस में जो गांव की महिलाएं अपने पति को छोड़ने आई थी, मैं उनका संवाद सुना और वो जो बता रही थी एक इमोशनली, जो तू कहिया एवो, तो मुझे लगा कि ये दर्द क्या बिहार में, इसका ये दर्द जो है क्या हम लोग ये जीने के आदी हो गए हैं क्या? हम लोग अभी कितने, हमारे पुरखों ने ये दर्द झेला, हमारे दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन, क्या हम इस कोसी के सीमांचल के इलाके में जहां पूरा का पूरा सैंड का हमारे पास में अगर कुछ भी नहीं है तो सैंड का अंबार पड़ा है, रेत का, क्या हम अपने लोगों को वहां रोजगार के साधन नहीं ढूंढ सकते? क्या हमारे यहाँ बिहार में जो 70% जो एग्रीकल्चर पे लोड है परिवारों का, लोगों का, क्या हम इस लोड को कम नहीं कर सकते? क्या हमारा जो इतना बड़ा वाटर रिसोर्सेज है, क्या हम अपनी उपजाऊ को, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को क्या वहां पे ये बात नहीं कर सकते? क्या अब उस इलाके में जो इतने बड़े बड़े सपने पूरे हुए हैं, रेलवे का, कोसी पे पुल बना, कोसी पे रेलवे ब्रिज बना, क्या उसको लेके रोजगार की संभावना तलाशना नहीं था? क्या सिर्फ पलायन एक्सप्रेस चला देना ही एक वहां समाधान था कि लोग जब चाहें तब पंजाब जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, लद्दाख जा सकते हैं? मैं पुष्पमित्र जी के आसपास आ रहा हूं। पुष्पमित्र जी, बिहार में इस कोरोना काल में और लॉकडाउन में 27 लाख मजदूर वापस आए, और जैसा कि आपने शुरुआती दौर में ये बताया कि सबसे ज्यादा अगर पलायन कहीं किसी स्टेट से हो रहा है तो बिहार है नंबर 1। 27 लाख मजदूर जब वापस आए तो उनके रोजी रोटी और उनके चीजों के लिए बात शुरू हुई। तो सरकार की तरफ से ये हुआ कि लॉकडाउन में पहले तो ये बना कि जो जहां है, तो बिहार सरकार ने कोशिश की कि भाई सबके अकाउंट में पैसा पहुंचे। बिहार सरकार ने 17 लाख लोगों को 1,000 रुपया बाद में दूसरी किस्त भी देने की बात की थी। इट मीन्स कि बिहार सरकार के रिकॉर्ड में 17 लाख मजदूर हैं जो बिहार से बाहर हैं, उनके अकाउंट में 1,000 रुपया डाला गया। बाद में भी फिर दूसरी किस्त भी डाली गई, लॉकडाउन का जो सेकेंड फेज बढ़ा। तो क्या ये सारे मजदूर, क्या आप क्वालिटी देखिए कि आंध्रा के बिल्डर एसोसिएशन ने बिहार में अपने मजदूरों को स्किल्ड लेबर के लाने के लिए फ्लाइट का टिकट दिया और वो 1 महीने के बाद वो वापस गए। लद्दाख के और बीआरओ के जो रोड कंस्ट्रक्शन बनना था उसमें फिर से सारे मजदूरों की वापसी हुई। तमिलनाडु से, आंध्रा से बसें सब बिहार आई और अपने अपने मजदूरों को वापस ले गई। पंजाब के मजदूरों को लेने के लिए पंजाब की बसें चलाई गई। तो आखिरकार सारे मजदूर हमारे वापस अपने अपने जगह पे चले गए। वो इसलिए कि नीतीश जी के इस नून रोटी खाए पे लोगों का भरोसा नहीं रहा कि नून रोटी खाएंगे और बिहार में ही रहेंगे, बिहार में ही रोजगार ढूंढेंगे, बिहार में ही अपना भविष्य बताएंगे। तो पुष्पमित्र जी, ऐसा क्यों है कि हमारी फोकस जो है इस मजदूरों पे, ये अनस्किल्ड लेबर पे नहीं रहता है और हम भटक जाते हैं? हमारे कोई पॉलिटिकल पार्टीज के इस मैनिफेस्टो में माइग्रेशन के इस दर्द को कहीं भी एड्रेस नहीं हो पाया है। आप क्या देख रहे हैं इस चीज को? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है पुष्पित जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं यही सवाल जो है प्रीतम जी को पूछ रहा हूं कि प्रीतम जी, लाखों मजदूर, हजारों आपके इलाके में भी आए, अपने प्रवासी भाई लोग जो थे उनको क्वारंटाइन कराया गया, उनके लिए विनोद जी सब बताए। जी जी, हाँ पुष्पित जी, आप आगे। जी हाँ हाँ, आ जी रही है, बताइए। हाँ, आपने जो जानकारी मुझे दी उससे मैं सहमत हूँ। जी जी, और बताइए। केवल इसमें एक ही चीज मैं थोड़ा बदलना चाहूंगा कि कोसी के बालू से कुछ काम नहीं हो सकता है। वो उसके बालू का कैरेक्टर थोड़ा अलग किस्म का है। बाकी जितनी जानकारियां आपने दी उससे मैं सहमत हूँ। जी बताइए। तो आखिर हाँ, क्यों मैं नहीं, ये समझ, मुद्दा क्यों नहीं बना? आपने तो सब बता ही दिया। सीमांचल में, नहीं, सीमांचल में आज भी जो इतने पलायन के बाद भी आज भी लोग आखिर आते आते कास्ट पे क्यों आ जाते हैं? टिकट बंटवारे में हम रोज अखबार में हर कास्ट का ही क्यों गिनते हैं कि इनको इतने सीटें मिली, इनको इतने, इस कास्ट को इतने मिली? मुद्दे की जगह कहीं नहीं है। ये पुष्पमित्र जी कहाँ खो जाती है ये सारी चीजें? पलायन पर जो मैं पलायन पर ही मेरी जानकारी है, पलायन पर ही मुझे बात करने कहा गया है। तो मुझे लगता है कि पलायन के बारे में आपने जानकारी दे ही दी है, कास्ट के बारे में नहीं मालूम। मेरा सवाल आपसे है कि इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज, इतने सारे अलायंस बिहार में हैं जो किसी स्टेट में अभी तक नहीं हुआ है, उतना अलायंस बिहार में आपके सामने में है। जनता भी खूब लोगों को इस कोरोना काल में भी पूरा वेलकम कर रही है। ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है जिनके रैलियों में, जिनके सभाओं में भीड़ नहीं होती है। बिहार में यही खासियत है, तो सबका वेलकम किया है। लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है सर आपसे कि उसके आपने बुक लिखी है, आप इस समस्या को आप समझे हैं, ये मुद्दा क्यों नहीं बनता? हम कास्ट पे क्यों आते हैं हर बार इलेक्शन में? हम मुद्दे को क्यों नहीं देखते हैं कि ये जो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का है उसको कौन एड्रेस करेगा, किसके जिम्मे ये जाएगा? मुझे विनोद लगता बाबू, है मैं कि आप ठीक ही कह रहे हैं। एक मिनट। हाँ, हाँ
ये कहा विनोद बाबू, मैं मुझे लग इस रहा है पर आप ठीक ही कुछ कह रहे हैं, अपनी जाति बात, पर नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह हम रहा लोग को था, मुद्दे पर हमारा बात वो करनी भी, चाहिए। सॉरी। हम लोग को मुद्दे पर ही बात करना चाहिए, जाति पर नहीं जाना चाहिए। पलायन बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो जी ये क्यों नहीं, मुद्दा क्यों नहीं बनता है? मैं ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि क्यों मुद्दा नहीं बनता है, बनना चाहिए था जरूर इसको। जी, मैं प्रीतम जी, मैं आपसे, जी मेरा यही सवाल है कि प्रीतम जी, हम लोग जब इतने सारी समस्याएं हैं हमारे समाज में, और उसमें सबसे बड़ी समस्या यही पलायन का, कोई घर, अभी भी जी बता रहे थे पुष्य मित्र जी, एक रिसर्च बता रहे थे कि बिहार के हर दूसरे घर में कोई न कोई पलायन किया है। और अपने यहाँ मिथिलांचल अगर आप देखें तो कोई गांव नहीं है जिस गांव में 60% से ज्यादा लोग पलायन नहीं किए हों। कई कई गांव तो सिर्फ बुजुर्ग लोग रह गए हैं और महिलाएं रह गई हैं, बाकी सारे जवान जो हैं, नौजवान जो हैं, वो पलायन कर गए हैं। तो आखिर उनको रोकने के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुई और कोई पॉलिटिकल पार्टीज ने आज तक इसको मुद्दा नहीं बनाया। इसके पीछे रीजन क्या है? विनोद बाबू, पलायन के पीछे हम लोगों को तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। खास करके राजनीतिक दल जो है पलायन के प्रति गंभीर नहीं है। जातिवाद की मुद्दा जो आपने उठाया है, जातिवाद की बात सभी पार्टियों में, सभी घटकों में मुख्य रूप से जातिवादी की भावना से ही टिकट का बंटवारा किया जाता है, लेकिन सामाजिक मानसिकता और राष्ट्रीय मानसिकता को दरकिनार किया जाता है। इसलिए कि हमारी राजनीति वोट बटोरू राजनीति हो गई है। संवैधानिक योजना के आधार पे हमें समाज को विकसित करने के लिए तो योजनाओं का आवंटन तो बना के भेजा जाता है, दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक जो छद्म, जिसको कहते हैं छद्म वेशी बिचौलिया, तो एक जातिगत आधार पर ही हरेक राजनीतिज्ञ को हमने देखा है, जो किसी भी योजनाओं का जो वितरण किया जाता है उसको माने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सोशल वर्क तक फील्ड में लाने के लिए उसको कहीं ना कहीं शोषण का शिकार बनना पड़ता है, जिसका कारण होता है जो हमारा सामाजिक विकास कपोल कल्पना के रूप में आधा अधूरा रहता है। हमारे पलायन का यह भी एक कारण है, जो यहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि जो सक्षम है, प्रशासन से केवल घालमेल बना करके अपनी ही सुविधा के लिए वो ललायित रहते हैं। मात्र चुनाव भर के लिए चुनावी नारा के रूप में पलायनवाद को मुद्दा तो बनाता है, लेकिन जातिवाद के वो इतने वशीभूत होते हैं, जो सही कार्यकर्ता, सही क्या कहता है, जो समर्पित जो भी समाज सेवी होते हैं, उसका कोई सहयोग और कोई भी बातें अनसुनी की जाती है, न प्राथमिकता से ली जाती है, जिसका कारण है जो सामाजिक दुराव होता जा रहा है, टूटन होता जा रहा है। थक हार करके लोग अपने अपने बच्चों को अशिक्षा का शिकार होते हुए भी उसको पलायन के रूप में मजबूरी से पलायनवादी बना रहा है। और कम उम्र में लोग जाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम उम्र में ही जाते हैं प्रदेश, वहां कई तरह के, कोई ड्रग्स का आदती बन जाते हैं, कोई शिखर के आदती बन जाते हैं, कोई शराबी बन के आते हैं, कोई किडनी बेच के आते हैं, और फिर सारा कोप भाजन यह समाज ही होता है। केवल चुनावी नारा के लिए बस प्रणाम पाती अपना करके कुछ दिन के लिए सरगर्मी बनी रहती है, राजनीतिक सरगर्मी। इसके बाद प्रीतम न जी, जाति मैं से आपको मतलब एक, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मैं पुष्पमित्र जी से जानूंगा, इन्होंने अच्छा काम किया है पलायन पे। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जो बिहार में, अगर आप पलायन की जो त्रासदी है एक तरीके से, जो इतना बड़ा पलायन का एक सिस्टमेटिक आप कह सकते हैं कि ये माइग्रेशन रहा है हर दौर में, तो ये पुष्पमित्र जी, ये जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसके पीछे आप देखते हैं, या अनस्किल्ड जो है उसकी तादाद हमारे पास बहुत ज्यादा है। स्किल लोगों को क्या बिहार में इतनी रोजगार की संभावनाएं हैं, जो काम मिल जाए वो बाहर नहीं जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या सारे जो अनपढ़ हैं वही लोग बाहर जा रहे हैं? क्या इसमें डिफरेंस क्या है?
दोनों तरह के लोग जा रहे हैं, पढ़े लिखे भी जा रहे हैं और अनपढ़ भी जा रहे हैं। जैसे कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो वापस आए हैं अब इस दौर में, वो ऑलमोस्ट अनस्किल्ड लोग थे, जिनको अगर कहा गया कि उसको, एक तरह से हम लोगों ने सुना कि बिहार सरकार ने स्किल मैपिंग कराई है हर कोरोना कैंप में, जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, तो वहां पे स्किल मैपिंग का ये हुआ कि कौन जो लोग हैं वो किस तरह का काम कर सकते हैं और किस तरह के उनको रोजगार उस तरह से देने की बात कही गई थी। प्राइम मिनिस्टर का जो सेंटर की एक स्कीम आई थी, गरीब कल्याण योजना, को भी वहां पे शुरू कराया गया कि मैक्सिमम लोगों को काम मिले। वहां जल, हर घर जल का नल जो है वो स्कीम चलाए गए ताकि जो स्किल्ड लेबर हो उनको वहां पे काम मिले। तो इस तरह के कई प्रयास तो हुए इस कोविड के महामारी के बीच में। प्रीतम जी, शायद मुझे लगता है कि वो हट गए हैं। तो क्या नहीं ये जो मनरेगा में ये सारी चीजें हैं, या गरीब कल्याण योजना है, या हर घर नल का जल वाला स्कीम है, या ढेरों, कम से कम 2500 फ्लैगशिप स्कीम है जो रोजगार की संभावनाएं बनाती हैं, तो क्या ये बिहार जैसे स्टेट में, क्या अपने यहाँ वो ठेकेदारी के भेंट चढ़ जाता है, या करप्शन ही इतना है कि सबको काम नहीं मिल पाता है? विनोद बाबू, मॉनिटरिंग की सबसे बड़ी समस्या है। सामयिक मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए, केवल निगरानी जो की जाती है कुछ रफा दफा होने के लिए, सही मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा है। कार्यशाला होनी चाहिए, कम से कम एक ऐसी प्रशिक्षण होनी चाहिए हमारे समाज के लिए, जो आवंटित राशि आती है उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी हर एक जनप्रतिनिधियों का ही अपना ही कोई न कोई छद्म बिचौलिया आगे आता है, जिसका कारण होता है जो हमारे समाज को सही चीज आती तो है लेकिन परोसे में ठीक से मिल नहीं पाती है। यह भी सबसे मुख्य कारण है मॉनिटरिंग का। और यह पलायन का कारण और पलायन का निवारण, इस सब की जवाबदेही हमारे सरकार की है। सरकारी स्तर से एक मॉनिटरिंग की कमेटी जो बनानी चाहिए, आना चाहिए समाज से, वैसे कुछ व्यक्तियों को कमेटी में चुननी चाहिए जिससे कि राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर हो। इसलिए इसमें कुछ शिक्षा, मेरी जो मैंने जो अपना विचार दिया है, कारण और निवारण के बीच में सरकार की जवाबदेही है। हमारी जवाबदेही इसलिए है कि हम और आप अपनी बात सरकार के बीच इस माध्यम से भेजें। हमारा जो माध्यम है, जो मीडिया है, इस माध्यम से भेजें अपने विचार को। और सरकार की जवाबदेही है इस बातों को प्राथमिकता से अपनी कार्य सूची में शामिल करे और इसी के आधार पर सामाजिक मॉनिटरिंग हो। जितनी भी योजनाएं आई है, चाहे मनरेगा हो, चाहे नल जल योजना हो, सभी मजाक बन के दिखाई पड़ रहा है। आइएगा तो धरती पर दिखाई पड़ेगी। नल जल योजना केवल वाउचर का है, वाउचर पेमेंट के लिए तैयार हो गया। इंजीनियर का कोई माने इंजीनियरिंग की जो कौशलता है, हमें लग रहा है अनस्किल्ड वही है, जबकि खुद दूसरे को स्किलफुल बनाते हैं, अनस्किल्ड हो करके वही आते हैं। पता नहीं चलता है जो क्या हो रहा है। योजनाओं का मजाक हो रहा है कि बंदर बांट हो रहा है। समाज उल्लू है कि खुद उल्लू है, पता नहीं चलता है। इसलिए प्रीतम जी, आपको पता चले ना चले, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह रहा हूँ कि आप जो है, आपके इलाके में, मैं एक दिन पहले भी आपसे चर्चा में की थी बात कि गांव के लोग जो है भोज में, त्योहार में, शादी में, रिवाज में जम के खर्च कर रहे हैं। आपके यहाँ अब जो है समाज के लोग खाना बनाने नहीं आते हैं, अब आप भी कैटर्स रखते हैं, आप भी हलवाई रखते हैं, आप भी अब सारा चीज बाजार से करते हैं। कोई चीज आप समाज पे डिपेंड नहीं है, इसलिए कि आप पैसा खर्च करते हैं। तो ये प्रीतम जी, ऐसा नहीं है। इस करप्शन का एक फायदा तो ये हुआ है कि बहुत सारे लोगों के बीच में अगर पैसा गया है समाज में, और वो पैसा जो है वो खर्च हो रहा है, लोग जो है बड़े बड़े शान से शादी विवाह कर रहे हैं। इस कोरोना काल में हमने सुना कि बड़े बड़े भोज हो रहे हैं, बड़े बड़े
लोग जो है उसमें लोगों को न्योता दे रहे हैं, लोग खाना खाने जा रहे हैं। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि गांव जो है बहुत तरह से काफी तरीके से संबल हुआ है। हर कास्ट में हर जगह जो है संपन्नता बढ़ी है, लोगों के रहन सहन बढ़ा है, खान पान बढ़ा है। और मैं प्रीतम जी, मैं इस चीज को अभी प्रोग्राम को खत्म कर रहा हूँ, आपकी आवाज भी थोड़ी सी कट कट के आ रही है कि बिहार विकास दर में अभी कई स्टेट से आगे है। कई बार तो गुजरात को भी बिहार विकास दर में कंपटीशन में आपके जीडीपी में बिहार जो है वो कई स्टेट्स को पिछाड़ चुका है अभी तक। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो मनी ऑर्डर इकोनॉमी की है कि बिहार के जो लोग हैं उनके घर परिवार के लोग बाहर काम कर रहे हैं, तो उनका पैसा जो है मनी ऑर्डर का सबसे ज्यादा बिहार में आ रहा है। तो ये मनी ऑर्डर इकोनॉमी अभी के दौर में, इस कोरोना काल में एक बड़ा संकट का दौर है बिहार में, इससे दौर से निकलना है। लेकिन विकास दर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपके यहाँ 18 घंटा 20 घंटा लाइटें हो रही है, हर गांव से शहर तक में सड़क मार्ग खुला हुआ है, ये इतनी स्पीड की सड़क है, नेशनल हाईवे के जाल बिछा हुआ है। आपके यहाँ अच्छे यूनिवर्सिटीज की तो बात कहिए, आपके यहाँ मेडिकल कॉलेजेस आ गए हैं, एम्स आ गए हैं, आईआईएम आ गया है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इतने अच्छे एयरपोर्ट के बाद एक बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं, सारे पॉसिबिलिटीज है। लेकिन पॉसिबिलिटीज वहीं से खत्म हो जाती है कि समाज जो है अपने घर के अपने बच्चों को माइग्रेशन पे ये जो होते हुए पलायन को रोकने के लिए जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा, समाज इसको इस चीज के लिए ये बंद नहीं करेगा कि हमें अपने बच्चों को यहाँ रोजगार ढूंढना है, हमें अपने जनसेवकों से इस बात के लिए दबाव बनाना है कि जो प्लानिंग है वो गांव का प्लानिंग गांव में खर्च हो, उसके लिए मॉनिटरिंग हो, जैसे कि आपने कहा है, उसको अकाउंटेबल बनाना है। और ये अकाउंटेबल बनाने में सरकार की भूमिका जरूरी है। प्रीतम जी, आपके साथ चर्चा में बहुत अच्छा लगा और बहुत सबसे मजा तो मुझे तब आया जब आप उस गांव जी बताइए प्रीतम जी। मैं बड़ी गंभीरता से अनुभव कंटिन्यू, इसलिए कि हमारा क्षेत्र जो है मिथिला है, मधुबनी विशुद्ध मिथिला का कोख है, गोद है। हम लोग अपने शौक में इतने तल्लीन हो गए हैं, आमदनी तो करते हैं, अर्थोपार्जन करने में हम लोग परिश्रम हमारा कमजोर नहीं है, लेकिन हमारी अभिलाषा उद्दाम हो गई है। एक, हम लोग जिस क्षेत्र में आते हैं मिथिला कहलाता है, हम अपनी भाषा मैथिली से कटते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कट रहे हैं। हम अपनी माता से माने हम अपन माय बाप के संस्कार से अतेक दूर भाग रहल छी जे कि हमरा अहाँ के कुछ बुनियाद चरमरा रहल है, घबरा रहल है कलेजा। हम एकटा मैथिली सांस्कृतिक साहित्यिक समिति के मधुबनी के अध्यक्षो छी एखन वर्तमान में, आ खास का पाठशाला में मैथिली अभियान के संयोजन कर रहल छी। ओई के लेल बहुत प्रयास केलहुं। मिथिलाक्षर के एकटा हम पोथियो रचना हम अहाँ के नहीं भेज सकलहुं, हमर धैर्य भाई तो चल गेल, लेकिन अपने के नहीं दे सकलहुं। खैर मौका लगते तो पहुंच जात अपना लग। अहाँ सबके अभियान सफल रहा है जी। तो अभियान ये नया एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप तो अहाँ के हर लैंग्वेज मातृभाषा के एजुकेशन के तो सबसे बेसी गवर्नमेंट प्रायोरिटी दिलक है केंद्र सरकार की योजना में। सरकार तो हमरा दैया, संवैधानिक अधिकार के आधार पर संवैधानिक पारस तो भेटैया, लेकिन हमरा अहाँ के नैतिकता में, व्यवहार में जे कहलो ने जे उद्दाम अभिलाषा के हम सब शौकीन भ गेलो। हाँ, भोजे खाली खाई छी, लेकिन भोज के पाछू स्नेह छे, पवित्र भावना छे, ओकरा जिंदा रखऽ पड़ते, मर्यादा के पालन करऽ पड़ते। मर्यादा मिट जेते त मिथिला के अस्तित्व खत्म भ जेते, है ने। तैं हम सब जे अपन अपन मर्यादा के रखैत, मातृभाषा के आदर करैत, माय बाप के संस्कार के जे माने अनुगामी बनैत, एहि मिथिला के महत्व के रखबै तब न विकास हेतै। त पलायनवादी जे इहो एकटा बहुत पैघ समस्या छै, जे भाषा के गलत फलत भाषा के सीख के अबैया पलायन क के। पलायनवादी नवसिखुआ आबि के हमरा भाषा के विकृत करैया, हमर संस्कार पर हमला भ रहल अछि। अहू पर ध्यान देबऽ पड़ते, सब जिम्मेवार। हाँ प्रीतम जी, अहाँ के बहुत बढ़िया सवाल कहलहुँ। हम अही के सवाल से इस चीज के जवाब लेबऽ चाहे छी जे सबसे बेसी पलायन अगर कतौ भेलैया कोनो अंचल में तो मिथिलांचल और सीमांचल जकरा अहाँ कहै छी, ओहो मिथिलांचले के भाग छी। यही के सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया
सब मिथिलांचल के भाग के सबसे बेसी पलायन वही इलाका सब भेले कि पाछा जो सबसे बेसी रीजन छे ये पिछला कई वर्षों से वही इलाका में लीडरशिप नहीं छे। एक मजबूत लीडरशिप जे होय छे, जरा परिवार के एकटा गार्जियन होय छे, जे गार्जियन अगर बढ़िया गार्जियन होय छे तो परिवार के कंबाइंड रखे छे, परिवार के मजबूत करे छे, परिवार के हर के आर्थिक उपार्जन के चिंता करे छे। आइ मिथिला तत्ते बटल छे अपन अपन फैक्टर के लक अपन अपन जाति और समूह में जो लीडरशिप खत्म भ गेल छे। और एक अगर मजबूत लीडरशिप ने कहियो मिथिलांचल छले जकरा बिहार के पॉलिटिक्स में एकटा सरोकार छले, मिथिलांचल के बिहार के और केंद्र के पॉलिटिक्स में ओकर दबदबा छले। तो आइ अगर पॉलिटिक्स में मिथिलांचल हाशिए पर खड़ा भेले तकर सबसे बेसी दुष्परिणामी भेले जे सबसे बेसी पलायन मिथिलांचल के रीजन से ही भेले। सबसे बेसी अगर पिछड़ल कोनो इलाका भेले तो मिथिलांचल के ही इलाका भेले। तो ए दुआरे प्रीतम जी हम अपन तमाम सुधी जन के, तमाम दर्शक के सबके बताबे चाहे छियन और इस चीज के आग्रह करना चाहे छियन कि बिहार में काबा वो बिहार के लेल अहाँ कह सके छिए, लेकिन अहाँ ये बात जानियो कि बिहार में बहार बा और हम अपन बहार के समेटू। और अहाँ जे बहुत बढ़िया बात कहलिए, सबसे बेसी जे हमर अभिलाषा जो बात है जे हम सब जे चीज के अपन कल्चर के बिसर गेलिए, हम अपन चीज जे छे हम अपना खेत खलिहान के उपजा से ही हम परिवार गुजारा करे छे। हम अपन कत्ते विस्तार के लिए हम एकदम जे फ्यूडल कैरेक्टर के हम छोड़ देने चलिए, वो आप समाज के हर लोग जे छे, हर वर्ग के लोग फ्यूडल कैरेक्टर के समझ देलके। ओई में लोग के ई लागे छे जे ओकर प्रतिष्ठा एही में छे जो कते खर्च करे छे। Anyway, जे छे हमर देश महान छे, हमर मिथिला महान है, हमर बिहार महान छे। सबके ई बात के आग्रह करे जे कम से कम कोरोना काल के इस इलेक्शन में हम सारे लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित रखें और मास्क जरूर लगाएं। कम से कम हम अपने जो इलेक्शन में हमारे जो नेता रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनसे जरूर पूछें कि आपको हमारे बच्चों के लिए क्या प्लान है, क्या स्कीम है जो हमारे बच्चे को इस मिथिला से, अपने इलाके से, इस बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े और अब बिहार से पलायन एक्सप्रेस न चले, इसकी गारंटी तो कम से कम आने वाली सरकारें जो हो उन्हें लेनी चाहिए। नीतीश, आपको प्रीतम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करने की हुई और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपसे मुलाकात हुई। बहुत दिन के बाद हम फिर मिलेंगे कोई और खास चर्चा पे। हम ये सामाजिक चर्चा प्रीतम जी करते रहेंगे और आपके साथ हम बने रहेंगे। धन्यवाद आपका प्रीतम जी, नमस्कार। जय मिथिला।